हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो 5 ईयर लॉ कोर्स वाले हो या 3 ईयर लॉ कोर्स वाले हो, उन्हें अपनी इस लॉ जर्नी में किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, एग्ज़ामिनेशन को कैसे फेस करना है बिना डरे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने जो स्कोर्स हैं, अपने जो मार्क्स हैं, वो किस तरह से अच्छे लाने हैं एग्ज़ामिनेशन में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को बनाने का या इस लेक्चर को आपके सामने रखने का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, वो ये है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिससे 3 ईयर लॉ कोर्स वाले जो ग्रेजुएशन के बाद आए हुए होते हैं लॉ कोर्स में, कई बार ऐसे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्ट है या होने वाला है। डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होता है, थोड़े से सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद लॉ में इंटर करते हैं उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जबकि 5 ईयर लॉ कोर्स वाले जो होते हैं उनके पहले 2 साल ही में जो है उनकी तैयारी थोड़ी सी बेसिक से हो जाती है। तो जब वो सब्सटैंटिव लॉज में उतरते हैं, जब वो 3 ईयर लॉ कोर्स मतलब जब उनके 5 ईयर लॉ कोर्स वालों का तीसरा साल आता है, जब उन्हें लॉज के सब्जेक्ट से उनकी मुलाकात होती है, तब 12th के बाद जाने वाले बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो जाती है इन कंपैरिजन विद दी 3 ईयर लॉ कोर्स। उसके अलावा जो भी हम कह सकते हैं कि 3 ईयर लॉ कोर्स वाले होते हैं, उन्हें जो है कई बार वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं और साथ ही में कॉलेज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें हम कह सकते हैं बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जबकि 5 ईयर लॉ कोर्स वालों का जो है एक तरह से फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें 12th के बाद जो है पहले 2 साल में ही थोड़ी सी बेसिक लॉ की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फिर तीसरे साल से वो अच्छे से रूटीन पे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये जो पूरे 5 साल का जो कोर्स होता है या जो 3 साल का कोर्स होता है, इसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इन्हीं पूरे सालों में, चाहे फिर वो 5 साल का कोर्स हो या 3 साल का कोर्स हो, हमें एक तरह की कंसिस्टेंसी अच्छे से होनी चाहिए। जो पढ़ाई है, जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर जो कमांड है वो उस साल में उन सब्जेक्ट्स की कमांड उसी साल में जो है अच्छे से अगर होंगे तो आगे जाकर आपको बिल्कुल भी हम कह सकते हैं घबराहट या टेंशन नहीं होगी। आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहे होंगे। जो भी यूजीसी नेट देने वाले हैं, जो भी जुडिशरी में एंटर करना चाहते हैं या किसी का जो भी सपना हो, देखिए कंसेप्ट्स क्लियर होना, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ लॉ की नहीं बात कर रही हूँ, चाहे फिर कोई भी फील्ड हो, कंसेप्ट्स क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और वापस से बेसिक से शुरू ना करना पड़े। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो है हर साल उस साल के सब्जेक्ट्स को उसी साल में अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसका नाम मैंने रखा है गाइडेंस लेक्चर फॉर लॉ स्टूडेंट्स 5 ईयर एंड 3 ईयर लॉ कोर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट गेटिंग बोर्ड। यानी यहाँ पे जो है रेगुलरली पढ़ाई करना, कई उनको ऐसा लग जाता है कि बोरिंग काम है, क्या पढ़ाई करे हर रोज़ या रेगुलरली कैसे पढ़ाई करे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क की अगर टेक्निक आप अपनाएंगे तो रेगुलरली स्टडी करना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपके कंसेप्ट्स हर एक दिन अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ टू स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट गेटिंग बोर का पहला नियम या पहला रूल ये है कि आपको लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करने हैं। चाहे आपके कॉलेज में लेक्चर्स कंपलसरी हो ना हो, अटेंडेंस कंपलसरी हो ना हो, डजंट मैटर, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंडीशन ऑफ अटेंडेंस, यू हैव टू अटेंड योर लेक्चर्स रेगुलरली बेसिस। आपको रोज़ कॉलेज जाना है, रोज़ लेक्चर्स अटेंड करने हैं। देखिए, कहने का उद्देश्य, ये तात्पर्य यह है कि लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। लेक्चर्स में जो हमारे प्रोफेसर्स जो हमें बताते
पढ़ाते हैं उन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे फिर वो बुक्स रिलेटेड हो या बुक्स के बाहर की हो, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना है कि आपको लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं, ध्यान से उन लेक्चर्स को सुनना है विथ फोकस, विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। आपको लेक्चर्स अच्छे से सुनने हैं। जब लेक्चर्स शुरू हो, जब मैम या जो भी प्रोफेसर हैं जो आपको सिखा रहे हो, तब आपको अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रनिंग नोट्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी मैम या आपके जो प्रोफेसर है सिखाएंगे, उन लेक्चर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है उसने आपको नोट डाउन करना है इन बुलेट पॉइंट्स। अच्छे से उन्हें पॉइंट्स दे दीजिए। इससे ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर्स में जो आप रनिंग नोट्स बना रहे हो उसे पैराग्राफ में होना ज़रूरी है, इट डजेंट मैटर। आप बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे आपको समझ में आए ऐसे पॉइंट्स देखकर जो है नोट्स बना सकते हो, जिसे रनिंग नोट्स कहा जाता है। साथ में अगर डिक्टेशन मैम देती हैं तो डिक्टेशन भी आपको अच्छे से लेने हैं। साथ में प्रोफेसर जो है सिखाते समय बताते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कौन सा टॉपिक, कौन सा सब यूनिट जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में, आपको वो वहाँ पे नोट डाउन करना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है। टीचर्स ये भी बताते हैं कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत वेटेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे स्टार करिए, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, उसे आप तभी वहीं पे जो है आपके नोट्स में लिख के लेना है, ताकि आगे जाके किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, आपको एक आइडिया आ जाए, आपका एक एनालिसिस हो जाए वहीं पे ही कि भाई कौन सा यूनिट जो है, कौन सा चैप्टर जो है एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस थिंग यू हैव टू डू एवरी डे इन योर लेक्चर्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेकेंड थिंग, आपको घर आने के बाद जो भी रनिंग नोट्स आपने अपने जो लेक्चर में बनाए हैं, आपको उन रनिंग नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जो भी बुलेट पॉइंट्स में आपने जो रनिंग नोट्स निकाले हैं उसे एक बार एक गो में जो है पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से हर रोज़ की जो रनिंग नोट्स हैं वो हर रोज़ आपको पढ़ के निकालने हैं, ठीक है। और वीकेंड पे क्या करना है, आपको संडे पे छुट्टी होती है, तो हमें वीकेंड में क्या करना है, जो भी पूरे 8 दिन के, जो भी पूरे हफ्ते की जो भी रनिंग नोट्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें एक बार ही में पढ़ लेना है अच्छे से। तो इस तरह से क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे जो है जो भी कॉलेज में सिखाया जाता है उस दिन के रनिंग नोट्स निकालने हैं, घर पे जाके उन्हें रिवाइज करना है, ठीक है। और वीकेंड में जो है पूरे हफ्ते का एक रिवीजन अच्छे से बना लेना है, ओके। अगर इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करोगे ना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कंसेप्ट्स उसी दिन क्लियर होंगे। अगर उस दिन जब आप घर पे आके रिवाइज कर रहे होते हो, अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है, जब लेक्चर में शुरू होता है तब ऐसे लगता है, कान पे जब हमारे प्रोफेसर्स के शब्द पढ़ रहे होते हैं तब लगता है कि भाई समझ में आ गया है, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं, कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरे दिन जाके कॉलेज में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर इंटरनेट बहुत अभी हेल्पफुल हो रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आप वो सर्च कर सकते हो। अपना डाउट जो है पेंडिंग मत रखो कि बाद में देखा जाएगा, बाद में क्लियर कर लेंगे, नहीं। आपको जब डाउट हो, जब डाउट आए, उस डाउट को तब का तब क्लियर करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में वापस आप कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए ना बैठो। तब सिर्फ आपको एग्ज़ाम के टाइप रिवीजन करनी है, ओके। तो आपके कंसेप्ट जो है हर रोज़, हर एक दिन जो है जो भी सिखाया जाए उसे क्लियर ही करने हैं, ओके। तो अगर इस तरह से आप जो है रिवीजन करोगे, इस तरह से आप सिर्फ जो पॉइंट्स में हमने जो नोट्स निकाले लेक्चर्स में सिर्फ उन्हें रिवाइज करोगे तो भी बहुत है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल बोर भी नहीं होगा। हमें मोटी सी बुक्स लेके नहीं बैठना है, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी, ऐसे स्मार्ट वर्क से भी जो है पढ़ाई की जा सकती है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि लेक्चर्स अटेंड करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो हमने हमारी किताबों से पढ़ा होता है, जो हमने हमारे बुक्स से, जो भी मोटी मोटी किताबें होती हैं हमारी लॉ की वगैरह, जो भी पढ़ा होता है, कई बार जो है वो अच्छे से मतलब क्लिक नहीं होता है एग्जामिनेशन में, या कई बार हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन समझ लो घुमा के पूछा है तो आपको ना तुरंत क्लिक नहीं हो पा रहा है, समझ लो कई बार। तो यहाँ पे जो है बुक में जो पढ़ा हुआ कई बार याद नहीं आता है उस समय में। तो व्हाट विल सेव यू,
आपका जो लाइफलाइन है उस समय कौन होगा, लेक्चर्स होंगे आपके लाइफलाइन। मतलब अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे से सुना है तो कई बार जो है लेक्चर्स में आपने सुना हुआ भी आपको इतने अच्छे से याद आ जाता है कि बस उन्हीं को आप अपने ओन लैंग्वेज में जो है इंटरप्रेट कर सकते हो, आंसर के रूप में ना आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर बुक में से नहीं भी याद आ रहा है लेकिन लेक्चर में उस टॉपिक को पढ़ाया हुआ, उस कंसेप्ट को पढ़ाया हुआ अगर थोड़ा सा भी मोटा मोटा याद आ रहा है ना तो आप उसे भी एक्सपांड कर सकते हो, आप उसे भी ना इंटरप्रेट कर सकते हो अच्छे से। क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है उस तरह से जो है बना कर आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पर सेवियर का काम करेगा आपके लेक्चर्स जो भी हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लाइक आप समझ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉलेज लाइफ है, इसे एंजॉय करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन जो चीज़ें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें वहाँ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉलेज लाइफ का। डेफिनेटली हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए आपने एडमिशन लिया है ना, आपके लेक्चर्स, वो उन्हें भी अटेंड करना ज़रूरी है। क्यों एडमिशन लिया आपने? ऐसे ही, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिनको रखा है आपको पढ़ाने के लिए, ऐसे ही रखे हैं? नहीं, आपके लिए रखे हैं, आप फीस देते हो उन्हें, ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, किसी और के लिए नहीं। आप एहसान नहीं कर रहे हो प्रोफेसर्स पे, आप अपने लिए करोगे, ठीक है, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। और डेफिनेटली उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ये करना है। आगे देखिए, नाउ हाउ टू फेस एग्जामिनेशन। अब इस हाउ टू फेस एग्जामिनेशन में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका स्केड्यूल क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या पेपर सॉल्विंग टिप्स किस तरह से हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम स्केड्यूल के बारे में ये कहना चाहूँगी कि पहले आपको देखना है कि आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल क्या है और एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बचे हैं। ओके, कितने दिन, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, कितने दिन बचे हैं, आपको ये अच्छे से एनालाइज करना है। और आपके जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हों, 5 सब्जेक्ट्स हो, 6 सब्जेक्ट्स हो, 4 सब्जेक्ट हो, आपको उन सब्जेक्ट्स को उन दिन के अकॉर्डिंग अलॉट करना है कि इतने दिन में इस सब्जेक्ट को स्टडी करूँगी या करूँगा और इतने दिन में इस सब्जेक्ट को। तो आपको यहाँ प्रॉपर अलॉटमेंट करना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिस हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विच सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी और विच सब्जेक्ट इज़ मोर फेवरेट फॉर मी, वो सब्जेक्ट मैं पहले करूँगा या उस सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन दूंगा। नहीं, फेवरेट की ये बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको कैंडी या आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको यहाँ पे पेपर देना है। आपको यहाँ पे उस हर एक सब्जेक्ट को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, या फिर आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही है ये बात? तो आपको यहाँ पे पहले ये एनालाइज करना है कि कितने दिन बचे हैं और सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली उन दिनों के हिसाब से अलॉट करना है। आप समझ लीजिए 1 महीना बचा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे, अगले 4 दिन दूसरे सब्जेक्ट को दोगे, अगले 4 दिन तीसरे, अगले 4 दिन चौथे। तो इस तरह से 4 दिन में आप सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो। आपके जितने भी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स होंगे, चैप्टर्स होंगे ना आपके, तो आपके जितने भी यूनिट्स हैं, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन्हें उन 4 दिन में डिवाइड कर लो। ओके, फॉर एग्जांपल आपके 8 यूनिट्स हैं, तो आपको क्या करना है, 4 दिन में इस सब्जेक्ट के 8 यूनिट्स को मैंने कंप्लीट करना ही है। ठीक है, इन्हें मैंने अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई रट्टा वगैरह नहीं मारना है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट रीड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ना इज़ द बेस्ट टेक्निक। यहाँ पे बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको समझ में आ रहा है जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है। अगर एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक, क्या कहना चाह रहा है ये सब्जेक्ट, तो आप जो है बिल्कुल अपने ओन लैंग्वेज में उस पेपर को लिख सकते हो, उस आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हो आपकी खुद की भाषा में। ठीक है, आपके ओन लैंग्वेज में। ओन लैंग्वेज से ये मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको समझ आई उस तरह से आप इंटरप्रेट करिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बुक की ही लैंग्वेज आनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको समझ में आई है उस तरह से आप क्या करो, वहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे
4 दिन में आपको अगर सब्जेक्ट अगर आप कर सकते हो, अगर लग रहा है कि 4 दिन में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा ये 8 यूनिट्स, तो यहाँ पे 4 दिन में सब्जेक्ट्स डिवाइड करो। जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगता है, जिसके सब्जेक्ट्स अभी तक या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसे 1-2 दिन ज़्यादा दे दो, लेकिन कोशिश करनी है कि उन 4 दिनों में, मतलब अलॉट किए हुए दिन में ही वो सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। 4-5 सब्जेक्ट हैं आपके, एक बार में ख़त्म हो गए, वापस से उसी तरह से टाइम टेबल लगा दो आगे के दिनों के लिए, ठीक है। इस तरह से आपके डेज़ को डिसाइड अलॉट करना है प्रॉपरली आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, ओके। इस तरह से आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाना है अपना, ठीक है। टाइम टेबल जो एग्ज़ाम का है उसके अलावा अपना खुद का एक शेड्यूल बनाना है। आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सबसे पहला टिप ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना ही करना है, पूरे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे जो हो। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी सूझ रहा है तो भी उस क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है, अपना खुद का एक दिमाग लगा के कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, उस हिसाब से आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन रिलेटेड सब कलेक्ट कर लो अपनी माइंड में, और जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहते हो उस तरह से कर लो। अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या ही बात है, अच्छे से जो है आपको पूरे क्वेश्चंस को टाइम देना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए जैसे हमने डेज़ अलॉट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से एग्ज़ाम में पेपर लिखते समय भी हमें यहाँ पे टाइम अलॉट करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ लीजिए 4 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, या फिर 4 लॉन्ग क्वेश्चन साथ में 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, या 4 लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में 15 मार्क के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 16 मार्क के लिए है, शॉर्ट नोट्स 8 मार्क के लिए हो सकते हैं, या 2 मार्क के लिए 5 शॉर्ट नोट्स 2 5 10 ऐसे हो सकते हैं। तो आपके जो भी है क्राइटेरिया आपका क्वेश्चन पेपर का, आपको उसके हिसाब से जो है यहाँ पे टाइम अलॉट करना है। एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना समय दूंगा, एक क्वेश्चन के लिए इतना समय दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमें लॉन्ग 4 क्वेश्चंस थे और 2 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट्स थे वो 5 थे, और जो LLM लेवल है यहाँ पे भी जो है 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस थे और 2 8 मार्क के 2 जो है यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स थे। तो हम क्या किया करते थे, हम जो है लॉन्ग आंसर्स को हाफ आवर 30 मिनट्स दिया करते थे, यानी कि 2 घंटों में हम कोशिश करते थे कि चारों जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं, और बचे हुए समय में हमें शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने हैं। जो 30 मिनट्स हमने लॉन्ग आंसर्स को दिए हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 30 मिनट में नहीं हो पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देने हैं, यानी 35 मिनट्स में आपको क्या करना है, चारों लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बचे हुए 20 मिनट्स या 25 जो भी है आपके, उन बचे हुए मिनट्स में आपको शॉर्ट नोट किसी भी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का हो, जिस भी कॉलेज का हो, आपके क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से आप अच्छे से अपना जो घंटा है, तुम्हारे जो घंटे दिए हैं, 3 घंटों का पेपर है, ठीक है, जो जितने भी घंटों का पेपर है, यूजुअली 3 ही घंटों का पेपर होता है, उस तरह से आपको क्वेश्चंस को भी जो है टाइम डिवाइड करना है, टाइम देना है प्रॉपर्ली, और उसी समय में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करना चाहिए, ओके। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो यहाँ मैं ये नहीं करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ, नहीं। कई बार जो है अभी क्या हो चुका है, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, या जो क्राइटेरिया है, या जो टेक्निक है क्वेश्चन पेपर बनाने की, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। किसी भी तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार शॉर्ट नोट को पूछने वाला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन को, और लॉन्ग क्वेश्चन को आने वाला सवाल शॉर्ट नोट को पूछा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड रहना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, या फिर ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि कई बार जो है ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट को पढ़ा है तो इसी बार शॉर्ट नोट को भी पढ़ेगा। हमें हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट, हर एक सब यूनिट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो चाहे शॉर्ट पूछे तो हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के हिसाब से हमें तैयारी करनी है हर एक यूनिट की। साथ ही में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन पे सिर्फ इसीलिए डिपेंड रहना होगा कि हमें एक तरह का एनालाइजेशन हो जाए कि भाई कौन से यूनिट को कितना वेटेज दिया गया है, या कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इसी चीज़
इसका एनालाइजेशन या फिर प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड रहना है। अब पेपर सॉल्विंग टिप्स में मैंने पहली बात तो ये बता दी कि हमें कोई भी पेपर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है या टाइम किस तरह से अलॉट करना है एंड ऑल। सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पेपर सॉल्विंग में आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपको जो है बुलेट पॉइंट्स पे आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ वाइज में नहीं लिखना है। ओके पैराग्राफ वाइज में जो हमें जिस तरह से ऐसे लिखा जाता है बिल्कुल भी उस तरह से हमें यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं करना है। चाहे आपका जो भी आंसर हो उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप सिनॉप्सिस वाइज लिखना चाहो तो सिनॉप्सिस वाइज लिख सकते हो। पहले सिनॉप्सिस लिखना है पेपर का कि क्या क्या आने वाला है आपके आंसर में, और फिर उसके बाद में 1 बाय 1 सिनॉप्सिस के पॉइंट्स के हिसाब से आप पेपर डील कर सकते हो, क्वेश्चन डील कर सकते हो। सेकेंड मेथड ये है कि आप डायरेक्टली सिनॉप्सिस ना लिखते हुए डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन पे जा सकते हो। जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है अच्छा सा, फिर उसके बाद में जो भी डेफिनेशंस या फिर मीनिंग आएंगे वो लिखना है, फिर उसके बाद में जो भी नीड है या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस तरह से वो लिखना है। फिर आएंगे हम मेन आंसर की तरफ, यानी जिसका क्वेश्चन पूछा है उसका ब्रीफली हमें यहाँ पे आंसर अच्छे से लिखना है। एंड आफ्टर दैट आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो एंड डायरेक्टली आप कंक्लूजन में जा सकते हो। अब जो मेन आंसर आप लिखोगे आफ्टर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, उसमें अगर आपको केस लॉज वगैरह डालना है तो इट विल बी ग्रेट। पहले 2 साल जो है अब लॉ के 5 ईयर लॉ कोर्स वालों को कह रही हूँ, वहाँ पे थोड़े से केस लॉज उतने नहीं होते हैं। थियोरेटिकल जो है पेपर सॉल्विंग होती है, थियोरेटिकल पढ़ाई होती है, उसमें ज़्यादा केस लॉज नहीं आते हैं। बट जब हम प्री थर्ड यानी कि 5 ईयर लॉ कोर्स वाले जब तीसरे साल को चले जाते हैं, या फिर जो 3 ईयर लॉ कोर्स वाले उन्हें पहले साल से ही जो है केस लॉज से मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पे केस लॉज जो है, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पॉइंट या टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उन केस लॉज को मेंशन करना ज़रूरी है। केस लॉ और उस केस लॉ के अंदर क्या हेल्ड हुआ हम इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। अगर हेल्ड याद नहीं आ रहा है तो केस लॉ का नाम अच्छे से मेंशन करिए, ठीक है। ईयर जो कि केस लॉ की याद नहीं आ रही है तो गलत मत लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, कई बार स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टूड मतलब कर लेते हैं कि भाई क्या ही याद रहेगा इन्हें, ईयर किस में हुआ था एंड ऑल। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू। तो यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आपको आता है ईयर तो उसका ईयर मेंशन करिए, नहीं आता है तो जस्ट केस लॉ का नाम लिखिए। हेल्ड आपको पता है कि उस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ था तो आपको वो भी वहाँ पे लिखना है। इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है, इस तरह से आपको सीक्वेंस रखना है आंसर का। साथ में आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट या लाइन आती है आपके आंसर में, तो आपको उसे अंडरलाइन कर रहा है। ओके ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल से अंडरलाइन करो एंड ऑल, आपके जिस पेन से आप लिख रहे हो उस पेन से भी अगर अंडरलाइन करोगे तो दैट इज़ सफिशेंट। आपको इस तरह से जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करनी है। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रखना है, सीक्वेंस वाइज अच्छे से लिखना है आंसर 1 बाय 1, आपका इंट्रो, आपके डेफिनेशंस, आपका मीनिंग, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका मेन आंसर, ठीक है, आपका क्रिटिसिज्म, आपका सजेशंस जो भी हैं, ठीक है, मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कई बार, राइट, कंक्लूजन। आपको बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में इन सभी चीज़ों को लिखना है और उसके अंडर पॉइंट्स देके आपको आंसर यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ना भूले, केस लॉ को जो है हाईलाइट करना ना भूले। हाईलाइट करना मतलब हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है आपको, अच्छे से उसे भी अंडरलाइन करनी है, ठीक है। पेपर में ऐसे कोई अलग अलग कलर्स का या हाईलाइटर्स का वगैरह यूज़ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये था हमारा एग्ज़ामिनेशन को फेस करने का एक थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको। हो सकता है आपकी जो है पेपर सॉल्विंग की टेक्निक अलग हो, अगर आपको उससे फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली आप उसे स्टिक रह सकते हो। आपको बिल्कुल भी डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना जो मेथड है उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेथड बता रही हूँ कि कैसे मैं लॉ स्कूल में जब थी तब मैं कैसे अपने पेपर्स को अटैम्प्ट किया करती थी एंड आई यूज़ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको अगर मेरे बताए हुए टिप्स से अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता है तो इसमें मेरी ही सक्सेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक फाउंडेशन, देखिए जो भी 5 ईयर लॉ कोर्स वाले हैं उन्हें मैं पहले 2 साल का सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ। पहले 2 साल जो होते हैं 5 ईयर लॉ कोर्स वालों को बोल रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई बहुत ही मतलब थियोरेटिकल एंड आसान से सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्या ही फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या ही फ़ायदा होने वाला है लॉ में और कहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पे जो भी पहले 2 साल को आपके सब्जेक्ट्स होंगे, फिर चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ठीक है, इन सभी को, लीगल हिस्ट्री
हिस्ट्री हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे जाके जो भी आप लॉज को मिलने वाले हो प्री थर्ड से, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर प्री फिफ्थ में टैक्सेशन से आप मिलने वाले हो, ठीक है, आपकी जो लीगल हिस्ट्री है वो भी एक आपकी लॉ की जर्नी, आपका लॉ का लीगल डेवलपमेंट बताने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चीज़ जो है बिना फाउंडेशन के ऐसे खड़ी नहीं रह सकती है फर्मली। फाउंडेशन अगर उसका बेस जो है अगर स्ट्रांग है तभी जो है कोई भी बिल्डिंग जो है फर्मली खड़ी रह सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 जो ईयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कितने तो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे जाके अगर आप टैक्सेशन से मिलोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अगर थोड़े से बेसिक पॉइंट्स जो है वहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर आपका इकोनॉमिक्स क्लियर है तो आपको बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी डेफिनेटली। देखिए सोशियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ कि हमारा लॉ जो है वो होता ही है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि सोशियोलॉजी से ना सोसाइटी की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी के में से हमें जो भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स, लीगल हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विथ लाइक प्रॉपर थर्रली आपको स्टडी करना है, okay, without giving more important to one subject and less important to importance to another subject. नहीं, every subject is important. You have to give equal importance to each and every subject, understand? तो यही कहना है कि पहले 2 साल जो हैं वो इन्हें हल्के में मत लीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, ओके। आगे देखिए अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे मुझे आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करना है। आप कहोगे कि भाई डिस्ट्रैक्शन है मतलब यहाँ पे आ गई ये मोबाइल का बोलेगी, सोशल मीडिया का बोलेगी एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए मुझे आप ये भी कहोगे कि पेरेंट्स भी घर पे यही कहते हैं कि भाई फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ कर, कितना फ़ोन यूज़ कर रहा है एंड कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैम भी वही कह रही है। तो देखिए मुझे यहाँ पे आपको कोई प्रवचन नहीं देना है, मुझे बस यहाँ पे आपको ये कहना है कि आपको आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, एंड व्हाट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पे आपको आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका जो लॉ का करियर है वो बेहतरीन बनाना है, या आपको यहाँ पे फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अगर फ़ोन पे टाइम वेस्ट करके अगर आपके बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं या आपका करियर बन रहा है तो इट्स गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इंस्टाग्राम आपके यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई यूज़ करता होगा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये कह नहीं रही हूँ कि बिल्कुल भी पूरा ऐसे बैन कर दो या प्रोहिबिट कर दो। अगर आप करते हो आप पूरी तरह से बैन, तो इट्स गुड ओनली। बट अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको पसंद है तो यूज़ करिए, बट एक लिमिट में यूज़ करिए, ठीक है। मुझे बताइए कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स होते हैं उसमें जो भी अपने लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी जनरल नॉलेज होते हैं, वहाँ पे उन रील्स पे कितने लोग रुक जाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, बोर लगता है ना हमें, हम ये कर देते, स्क्रॉल कर देते हैं, हम ऊपर चले, मतलब क्या कहते हैं, हम चेंज कर देते हैं, राइट। देखिए आई डोंट हैव माई इंस्टाग्राम अकाउंट, सो मुझे पर्सनली उतना कुछ पता है नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं अकाउंट खोला है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं मुझे डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई क्या तू दुनिया के साथ चलती नहीं है और, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो करती हूँ डेफिनेटली, ठीक है। यूट्यूब का यूज़ करती हूँ, खुद भी लेक्चर सुनती हूँ, दूसरों को भी मोटिवेशन देने के लिए, दूसरों को भी फ़ायदा हो इसलिए लेक्चर्स बनाती हूँ, राइट। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है करिए वो ज़िंदगी में, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वाई, क्यों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आप थोड़े से एक लिमिट सेट करो कि इतना करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना है। पूरे दिन में से 1 घंटा मैं दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, नहीं, कोई यूज़ नहीं है उसका, ठीक है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, अपने जो भी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उसके हिसाब से जो है अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, डिस्ट्रैक्शन कहाँ होना है कहाँ नहीं, अगर ये जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है ये मुझे फ़ायदा देगा या अपनी ज़िंदगी में या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। अपना टाइम किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, इन्हें ऐसे ही किसी फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और अब जब कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके फ्रेंड्स के साथ चिल मत करो या बाहर मत जाओ, कैफ़े मत जाओ, ये वगैरह। डेफ़िनेटली आपको जो चीज़ें करनी है करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है। हम कौन हैं? हम यूथ जो हैं वो देश का भविष्य है ना, तो हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है, बिगाड़ना नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अच्छे से पता हो कि आपको कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर पर्सनालिटी बिल्डिंग, इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो क्या करना है आपको यहाँ पे? आपको जो है हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना है। अपनी पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसे साइडलाइन नहीं करना है, वो भी करना है, लेकिन उसके साथ कॉलेज में होने वाली जो इंटर कॉलेज होती हैं या फिर इंट्रा कॉलेज होती हैं, इन एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट लेना है। चाहे फिर वो डिबेट कंपटीशन हो, मूट कोर्ट्स कंपटीशन हो, मॉक कॉम्पिटिशन्स हो, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो, ठीक है। आपके अगर कॉलेज में कोई प्रोग्राम है तो एंकरिंग ले लीजिए। ऐसे हर एक जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले चीज़ों में आपको यहाँ पे पार्ट लेना है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जो लॉ प्रोफेशन में हैं, हम लॉयर्स होने वाले हैं। आके जाके हम कह सकते हैं किसी की ज़िंदगी, किसी का भविष्य हमारे हाथ में होता है। हमें उन्हें जाके रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि हम उन्हें प्रॉपर न्याय दिला सके, जस्टिस दिला सके। तो यहाँ पे हमारा एक तरह का अच्छा कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे बिल्डअप होगा? हेजिटेशन से? बिल्कुल भी नहीं। आपको आपका जो इस्टीम है, आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, उसे बढ़ाना होगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होगा, और ये कॉम्पिटिशन्स के थ्रू होगा। आप एंकरिंग में पार्ट ले लीजिए, आप स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले लीजिए, आप मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले लीजिए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करिए, अपने क्लास में ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। टीम डिवाइड करिए, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ टीम करिए या गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स करिए, जैसे आप चाहें। आपके मन के हिसाब से आप जो है एक्टिविटीज़ खुद होके अपने क्लास लेवल पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसमें पार्ट ले लीजिए। आपको यहाँ पे एब्सेंट नहीं रहना है, आपको यहाँ पे कोई हंसने वाला नहीं है, और अगर हंसता भी है तो उसके दांत दिखते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है। हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है खुद की पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए। फिर चाहे सामने वाला हंसे, टॉन्ट मारे, जो भी कुछ करना चाहे, जो करना है करे, उसे डजंट मैटर, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस अपना अच्छा करियर बनाने के लिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाना है। और ये सिर्फ पार्टिसिपेशन एंड कॉम्पिटिशन्स में, हम कह सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने से ही होगा। जब आप कोर्ट में जाओगे ना, तब आपके पीछे इतने एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड पर्सनालिटीज़, टैलेंटेड लॉयर्स एंड ऑल बैठे होंगे। आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या किसी तरह का सबमिशन देने गए हो, तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि भाई मैं गलत हो जाऊँगा या कोई मुझ पे हंसेगा वगैरह। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना। और वैसे कोर्ट में ऐसा कोई करता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हो कि कोई हंसेगा या फिर ऐसे में गलत हो जाऊंगा तो इस तरह से एम्बैरेसमेंट एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपने बारे में सोचना है, ओके। और वो किस तरह से? हमें इस तरह से सोचना है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है। अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, मेरा सेल्फ एस्टीम कैसे हाई करूँगी मैं, इन सब चीज़ों के बारे में बस सोचना है। इस लॉ कोर्स की इस पूरी जर्नी मैंने जो है अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना है। अब तक आप जैसे थे वैसे थे, लेकिन अब यहाँ से नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खुद को डेवलप करना होगा, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। आप मूट कोर्ट्स जो है कितना बढ़िया एक्टिविटी है। मूट कोर्ट से क्या होता है, आप जो है जजेस के क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाते हैं। जजेस जो है आपको रोक के क्वेश्चंस करते हैं, आपका लिंक तोड़ देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रिल करते हैं ना जजेस आपको, तब आपका, हम कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है कि आप उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को कैसे टैकल करोगे, आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। चाहे आप गलत क्यों ना हो जाओ, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से आंसर दो जैसे आप ही सही हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल मॉक ट्रायल्स में पार्ट लेने से जो है आपको टैकलिंग सीख जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी तरह से डेवलप होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपकी इस लॉ स्कूल की जर्नी में। आपको अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, सोचना है क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है, अच्छे से उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी पीछे रह सकते हो, ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ना मार्क्स के बेसिस पे और ना ही आपके पर्सनालिटी के बेसिस से। आपके मार्क्स भी बढ़ते ही जाएंगे और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। आई एम अश्योरिंग यू कि ये ज़रूर होगा। बस आप अगर इस तरह से करते जाओगे तो आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसका थोड़ा सा, हम कह सकते हैं, हेल्प मिल सके। उन्हें भी थोड़ा सा, अगर अपनी लाइफ में, अपने एग्जामिनेशन में या फिर अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर थोड़ा सा भी वो अगर इस्तेमाल कर दें और उनका अगर फ़ायदा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप खुद भी इसका इस्तेमाल करें, अमल करें इन बातों पर। ठीक है, अगर पहले से ही करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस टू यू। बट अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, फ्रेंड्स को बिगाड़ते भी हम हैं तो साथ में सुधारने का काम भी हमारा ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। साथ में जो बेल आइकन दिया होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।